ये बात तो बिल्कुल सच है कि आज हम इंसान मोबाइल से लेकर स्मार्ट वॉच तक और इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट्स तक सिर्फ और सिर्फ बैटरीज पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि इनके बिना ये सभी चीजें चल ही नहीं सकती। लेकिन यार, जिन बैटरीज को हम फिलहाल में यूज करते हैं उन्हें चार्ज करने की जरूरत होती है, जिसके चलते हर किसी के मन में एक ना एक बार ये ख्याल तो जरूर आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमें कभी अपने डिवाइसेस को चार्ज ही ना करना पड़े। वेल दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा बैटरी बनाया है जो बिना चार्जिंग के करीब 28,000 साल तक चलने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसी बैटरी के बारे में और कैसे ये दुनिया को बदल सकती है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों, जब बात बैटरीज की आती है तब ये एक ऐसा इन्वेंशन है जिनके ना होने से हम सभी ना तो अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और इलेक्ट्रिक व्हीकल को चला पाते और ना ही स्पेस में मौजूद कुछ सैटेलाइट्स अर्थ को ऑर्बिट कर पाती, क्योंकि इन सभी को ऑपरेट करने में बैटरीज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन यार, प्रेजेंट समय में जो बैटरीज इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज हो रही है वो हमें अब भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाती, क्योंकि इन बैटरीज की अपनी एक लिमिटेशन होती है, जिसके बाद हमें इन्हें दोबारा से चार्ज करना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि मौजूदा दौर में वैज्ञानिक एक ऐसी बैटरी डेवलप करने के लिए मेहनत कर रहे हैं जो बार बार चार्जिंग के इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक खत्म कर देगी। और इसी कड़ी में डायमंड बैटरी उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है, क्योंकि इस बैटरी के पास ना सिर्फ हजारों सालों तक लास्ट करने का पोटेंशियल है, बल्कि ये दुनिया से न्यूक्लियर वेस्ट को भी एलिमिनेट करने में हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिर डायमंड बैटरी इतनी लास्ट लॉन्गिंग कैसे है और ये वर्क किस तरह से करेगी। वेल दोस्तों, ये जानने से पहले हमें करंट टाइम की सबसे रिलायबल बैटरी यानी कि लिथियम आयन बैटरी के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर हम ये अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर दुनिया लंबे समय तक लिथियम आयन बैटरीज पर क्यों डिपेंड नहीं रह सकती। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरीज आज के ज्यादातर डिवाइसेस में देखने को मिल जाती है, और यहाँ तक कि आप जिस डिवाइस पर यह वीडियो देख रहे हो उसमें भी लिथियम आयन बैटरी ही इस्तेमाल हुई है। अब इतना ही नहीं, अगर आप अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सपना देख रहे हो तो ये भी लिथियम आयन बैटरीज की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। अब इसी तरह दुनिया के ज्यादातर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में भी लिथियम आयन बैटरीज ही काम कर रही है, जो दिखाता है कि मौजूदा दौर में दुनिया किस हद तक लिथियम आयन की तरफ झुकती जा रही है। अब खैर, ऐसा नहीं है कि दुनिया लंबे समय से इन्हीं बैटरीज को यूज कर रही है, क्योंकि यार पिछले दशक में इन बैटरीज का ज्यादा विस्तार हुआ है और उसके पहले दुनिया इंटेंसिव एप्लीकेशन में इस्तेमाल के लिए लेड एसिड बैटरीज पर डिपेंड करती थी, क्योंकि इस बैटरी के भी अपने अलग बेनिफिट्स थे। अब भले ही आज इंसान लिथियम आयन बैटरीज को ज्यादा तवज्जो क्यों ना दे रहे हो, पर इन बैटरीज की भी अपनी एक लिमिटेशंस है जिन्हें हम ह्यूमंस चाह कर भी फुलफिल नहीं कर सकते। अब एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो लिथियम आयन बैटरीज और सेल्स उतने ज्यादा रोबस्ट नहीं है जितनी की कुछ दूसरी रिचार्जेबल टेक्नोलॉजीज है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज को पूरी तरह से डिस्चार्ज और ओवरचार्ज होने से बचने के लिए प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और शायद इसी के चलते आज जो लिथियम आयन बैटरीज बनाई जाती है उनमें करंट्स को सेफ लिमिट्स के अंदर मेंटेन किया जाता है। आमतौर पर एक लिथियम आयन बैटरी का डिसएडवांटेज ये होता है कि उसे अपने अंदर प्रोटेक्शन सर्किटरी इनकॉर्पोरेटेड की जरूरत होती है, क्योंकि इसी से इंश्योर होता है कि बैटरी अपनी सेफ ऑपरेटिंग लिमिट्स में है या नहीं। दोस्तों, अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब किसी लिथियम आयन बैटरी के अंदर ये सेफ्टी मेजर्स ऐड किए जाते हैं तब इससे ना सिर्फ बैटरी का वेट इंक्रीज होता है बल्कि बैटरी कॉस्टली भी हो जाती है। साथ ही साथ यही सेफ्टी मेजर्स बैटरी के मेंटेनेंस और डिस्पोजल को भी मुश्किल बना देते हैं, जो टेक्नोलॉजी के इस युग में साइंटिस्ट के लिए एक चुनौती है। हालांकि अगर आपको लगता है कि लिथियम आयन बैटरीज का यही एकमात्र डिसएडवांटेज है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इन बैटरीज के अंदर दिक्कत देखी गई है, और वो दिक्कत है एजिंग की, जिससे इन बैटरीज को सफर करना पड़ता है। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरीज में होने वाली एजिंग की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये सिर्फ टाइम और कैलेंडर पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि जितनी नंबर ऑफ चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल से होकर ये गुजरेगी उसका भी इसकी एजिंग पर मेजर इम्पैक्ट देखा गया है। अब आमतौर पर बैटरीज अपनी कैपेसिटी कम होने से पहले लगभग 500 से 1000 बार चार्ज डिस्चार्ज साइकिल तक ही टिकती है, पर जिस हिसाब से आज लिथियम आयन बैटरी में डेवलपमेंट हो रहा है उनकी वजह से इनकी चार्ज रिचार्ज साइकिल की फिगर में इजाफा जरूर
जरूर हुआ है, लेकिन ये इस दिक्कत का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी भी इन बैटरीज को अपनी चार्ज डिस्चार्ज साइकिल पूरी करने के बाद रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। और ये तब तो और भी बड़ी चुनौती बन जाती है जब इसे डिवाइस के अंदर एम्बेडेड कर दिया गया हो। अब इतना ही नहीं दोस्तों, इनकी कैपेसिटी पर गुजरते वक्त के साथ गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, और ये सिर्फ इन्हें यूज में लेने से नहीं पड़ता, बल्कि अनयूज्ड लिथियम आयन बैटरीज भी एक गुजरते हुए वक्त के साथ अपनी फुल कैपेसिटी गवा देती है। दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम्स के अलावा लिथियम आयन बैटरीज के साथ ट्रांसपोर्टेशन का भी इश्यू देखा गया है, और इसका जीता जागता एग्जांपल हमें दुनिया भर की एयरलाइंस में देखने को मिल जाता है, क्योंकि बहुत सी एयरलाइंस सिर्फ लिमिटेड बैटरीज का ही ट्रांसपोर्टेशन करती है, जिसके चलते इनका ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ शिप्स तक ही सीमित रह गई है। अब जब भी किसी एरोप्लेन में लिथियम आयन बैटरी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तब उन्हें सेपरेटली स्पेशल लगेज में रखा जाता है। साथ ही इनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवर्स भी चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि तभी जाकर इन्हें शॉर्ट सर्किट्स से प्रोटेक्शन मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि लिथियम आयन बैटरीज के लिए इनकी कॉस्ट भी एक बड़ा इश्यू बनी हुई है, और इनकी कॉस्ट को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की टोटल प्राइस का 1/3 सिर्फ और सिर्फ उसकी बैटरीज पर जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने ज्यादा महंगे होते हैं। अब यही सभी प्रॉब्लम्स है जिनके चलते ह्यूमैनिटी को लिथियम आयन बैटरीज के सामने एक बेटर ऑप्शन की जरूरत है, और वैज्ञानिकों ने डायमंड बैटरी के रूप में शायद ह्यूमैनिटी को वो प्रोवाइड करवा दिया है जिसकी उन्हें जरूरत थी। दोस्तों, डायमंड बैटरी की बात करें तो इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये दुनिया बदल देने की क्षमता रखती है, और इसका डेवलपमेंट करने वाली कंपनीज में फिलहाल सबसे आगे कैलिफोर्निया बेस्ड स्टार्टअप कंपनी NDB है, जिसने हाल ही में अपनी नैनो डायमंड बैटरी अनाउंस किया है। हालांकि भले ही कंपनीज इसे नैनो डायमंड बैटरी क्यों ना कह रही हो, पर जहां तक पब्लिक की बात है तो उन्होंने इसे न्यूक्लियर डायमंड बैटरी का नाम दिया है, क्योंकि NDB कंपनी इसे बनाने में उस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है जो न्यूक्लियर वेस्ट के आर्टिफिशियल डायमंड में इनकेस करने से डेवलप होती है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस नैनो डायमंड बैटरी को साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं, उसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन करीब 28,000 साल का होगा, जो कि एक तरह से अनंत काल की है। दोस्तों, इस न्यू नैनो टेक्नोलॉजी बैटरी की सबसे खास बात यह है कि यह आने वाले समय में लो कार्बन पावर का सोर्स बन जाएगी और एरोप्लेन से लेकर स्मार्टफोन जैसी हर चीज में इस्तेमाल होगी। अब सवाल ये आता है कि आखिर न्यूक्लियर डायमंड बैटरी का आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बैटरी को सबसे पहले साल 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के साइंटिस्ट द्वारा डेवलप और प्रेजेंट किया गया था। इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टॉम स्कॉट ने अपने एक लेक्चर में बताया था कि उनकी टीम ने एक ऐसा सिंथेटिक डायमंड ग्रो किया है जो कि रेडियो एक्टिव फील्ड में रखते ही स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने लगता है। आज प्रोफेसर टॉम स्कॉट की टीम द्वारा ग्रो किए गए सिंथेटिक डायमंड से जो बैटरी डेवलप हुई है वो इफेक्टिवली सेल्फ चार्जिंग है, क्योंकि इसमें मौजूद डायमंड रेडियो एक्टिव सोर्स के करीब जाते ही अपने आप चार्ज प्रोड्यूस करने लगते हैं। नाउ ब्रिस्टल की इस टीम ने अपने प्रोटोटाइप को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले जिस रेडिएशन सोर्स का यूज किया था वह निकेल 63 है, जिसके बाद उन्होंने कार्बन 14 का भी यूज किया, जो कि कार्बन का रेडियो एक्टिव वर्जन होता है। दोस्तों, इसे हम न्यूक्लियर डायमंड बैटरी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मान सकते हैं, क्योंकि ये सच में न्यूक्लियर वेस्ट को धरती से एलिमिनेट करने की दिशा में काफी कारगर लग रही है। करंट टाइम में देखें तो यूके में बंद हो चुके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के रिएक्टर्स में मौजूद ग्रेफाइट ब्लॉक्स के अंदर कार्बन 14 के ह्यूज रिजर्व्स मौजूद है, पर क्योंकि कार्बन 14 लो यील्ड बेटा पार्टिकल एमिटर है, इसीलिए एनवायरनमेंट में इसको अलाउ करना अभी भी बहुत ही ज्यादा रिस्की है, जिस वजह से इसे लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरली स्टोर करना बेहद जरूरी है। मगर ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर मौजूद न्यूक्लियर वेस्ट को एक्सट्रैक्ट और रीपर्पोज करने में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देखी, जिसके बाद आर्केन लाइट नाम की एक कंपनी फॉर्म की गई, जिसका काम डायमंड बैटरी कॉन्सेप्ट का कमर्शियलाइजेशन करना था। दोस्तों, न्यूक्लियर वेस्ट को इस तरह से यूज करना उसे जमीन के अंदर गाड़ देने से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब न्यूक्लियर वेस्ट को जमीन की गहराई में प्रिजर्व करके रखा जाता है तब उसके कंटामिनेशन को रोकने के लिए स्पेशल केयर की जरूरत होती है। वैसे हर कोई न्यूक्लियर वेस्ट के इस तरह यूज से एग्री नहीं करता, क्योंकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि न्यूक्लियर वेस्ट का ऐसा पब्लिक हैंड्स में पहुंच जाना अपने आप में भी खतरनाक है, क्योंकि इससे रेडिएशन लीक का खतरा हर वक्त बना रहेगा। हालांकि यार, आपको ये जानकर खुशी होगी कि न्यूक्लियर डायमंड बैटरीज खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये फोटोवोल्टेक सोलर सेल के जैसे ही बेटा वोल्टेक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होने के लिए लाइट की जगह
बेटा रेडिएशन का यूज करती है। अब शायद ही आपको मालूम होगा कि इस बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग केमिकल वेपर डिपोजिशन के द्वारा होती है, जिसमें कार्बन 14, मीथेन और हाइड्रोजन प्लाज्मा को हाई टेम्परेचर पर रखकर डायमंड फिल्म्स ग्रो की जाती है। जिस डायमंड को बैटरी के अंदर यूज किया जा रहा है वो लार्ज क्रिस्टलाइन ग्रेन्स की थिन लेयर से बना हुआ होता है, जिसके चलते ये अंगूठियों पर लगने वाले डायमंड से काफी ज्यादा छोटा होता है। अब अगर आप सोच रहे हो कि इसका स्ट्रक्चर मल्टी लेयर ही क्यों है, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होने के चलते इसमें रेडिएशन लीकेज का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। साथ ही साथ इसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पर होने वाले सभी खतरे भी काफी कम हो जाते हैं। अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आर्क एंड लाइट नाम की इस कंपनी ने छोटे डिवाइसेस से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इन बैटरीज को यूज करने की तैयारी शुरू कर दी है और उन्हें इसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली है। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर डायमंड बैटरीज की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे एक वॉल्केनो के टॉप पर भी टेस्ट किया है। अब इस एक्सपेरिमेंट में आर्क एंड लाइट बेटा वोल्टाइक्स के प्रोटोटाइप का यूज किया गया था, जिसका काम ड्रैगन एग नाम का एक रिमोट मॉनिटरिंग स्टेशन में मौजूद सेंसर्स को पावर करना था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वॉल्केनो के टॉप पर होते हुए भी इस बैटरी ने ठीक से काम किया, जिसके बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में स्पेस मिशंस और स्पेस शिप्स को पावर करने के लिए भी इस बैटरी का यूज किया जा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अंदर यह बैटरी यूज की गई तब फिलहाल में सिर्फ 2 दशकों के लिए स्पेस मिशन में गया यह टेलीस्कोप ना जाने कितने ही लंबे समय तक हमें स्पेस के नजारे दिखा सकता है। खैर, अब स्पेस मिशंस और सैटेलाइट्स में न्यूक्लियर डायमंड बैटरीज के यूज को भले ही अभी काफी समय क्यों ना हो, पर जब आर्क एंड लाइट कंपनी के सीईओ का मानना है कि छोटे डिवाइसेस में ये बैटरी असल में 2024 के आसपास यूज भी होने लगेंगी, तो कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एक अच्छी खबर जरूर है। अब देखना यह है कि क्या ये बैटरी अपने दावों पर खरी उतरती है या फिर ह्यूमैनिटी को लॉन्ग लास्टिंग बैटरी के लिए अभी भी और भी वेट करना पड़ेगा।